नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल विनोद हिंदी पॉइंट में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं संपूर्ण हिंदी साहित्य से महत्वपूर्ण वन लाइनर प्रश्नोत्तरी, जो हिंदी साहित्य की सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए। तो चलिए देर न करते हुए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। विद्यापति ने अवहट को देसिल बैना कहा है। विद्यापति ने अवहट को देसिल बैना कहा है। अवहट प्राचीन हिंदी की मुख्य रचनाएं। अब्दुल रहमान कृत संदेश राशक, विद्यापति कृत कीर्तिलता और कीर्तिपता का, ज्योतिश्वर ठाकुर कृति उक्ति व्यक्ति प्रकरण, ये तीन रचनाएं जो है अवहट प्राचीन हिंदी की मुख्य रचनाएं हैं। ठीक है। अष्टचाप के कवियों ने अपनी रचना ब्रज भाषा में की। अष्टचाप की स्थापना कब हुई थी? 1565 ईस्वी में हुई थी। किसने किया था? तो विट्ठल नाथ ने अष्टचाप की स्थापना की थी। मध्यकाल में सर्वप्रथम कृष्ण भक्त कवियों ने ब्रज भाषा का प्रयोग किया। प्राचीन में चंडीदास, गुजरात में नरसिंह मेहता, महाराष्ट्र में तुकाराम ब्रजभाषा से संबंधित है। ब्रजबोली क्या है? तो ब्रजबोली ब्रजभाषा मिश्रित बांग्ला भाषा है। सूरदास ने सूरसागर, सूरसारावली और साहित्य लहरी की रचना किस भाषा में की है? तो ब्रजभाषा में की है। सूरसागर, सूरसारावली और साहित्य लहरी। रसखान ने सुजान रसखान और प्रेम वाटिका की रचना किस भाषा में की है? तो ब्रजभाषा में की है। जगन्नाथ दास रत्नाकर ने उद्धव शतक की रचना ब्रजभाषा में की है। उद्धव शतक जगन्नाथ दास रत्नाकर की है। राहुल संकृतायन ने ब्रजभाषा काव्य का प्रारंभ सिद्ध साहित्य से स्वीकार किया है। राहुल संकृतायन ने हिंदी का प्रथम कवि किसे माना है? तो सरापा को हिंदी का प्रथम कवि माना है। 8वीं शताब्दी में सिद्ध सरापा की भाषा में ब्रजभाषा के शब्द मिलते हैं। खड़ी बोली को कौरवी, सर हिंदी, नागरी, हिंदुस्तानी भी कहा जाता है। महत्वपूर्ण है। खड़ी बोली को कौरवी, शर हिंदी, नागरी एवं हिंदुस्तानी भी कहा जाता है। कविता में खड़ी बोली का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? तो अमीर खुसरो ने किया। खड़ी बोली दिल्ली और मेरठ के आसपास बोली जाती है। खड़ी बोली गद्य की सर्वप्रथम रचना चंद छंद वर्णन की महिमा, चंद छंद वर्णन की महिमा जो गंग कवि की रचना है। हिंदी शब्द का सर्वप्रथम भाषा के अर्थ में प्रयोग अलबेरुनी ने किया। भारतेंदु के अनुसार, ये प्रश्न महत्वपूर्ण है, भारतेंदु के अनुसार हिंदी नई चाल में ढली। तो कब ढली थी? 1873। और ये हिंदी नई चाल में ढली जो है किस पुस्तक में इसका जिक्र किया गया है? तो कालचक्र में। हिंदी नई चाल में ढली 1873, कालचक्र में इसका वर्णन किया गया है। नागरिक प्रचारणी पत्रिका का प्रकाशन 1896 ईस्वी में हुआ। बेणी प्रसाद इसके संपादक थे। कब हुआ? 1896 ईस्वी। मुंशी सदा सुखलाल नियाज, इंशाअल्लाह खान, लल्लू लाल तथा सदल मिश्र ने खड़ी बोली गद्य में रचनाएं की हैं। मुंशी सदा सुखलाल नियाज, इंशाअल्लाह खान, लल्लू लाल, सदल मिश्र। खड़ी बोली हिंदी में पद्य रचना को प्रोत्साहित करने का श्रेय महावीर प्रसाद द्विवेदी को जाता है। वर्ण रत्नाकर ज्योतिश्वर ठाकुर, यह लौकिक गद्य साहित्य है। रचना काल इसका है 14वीं शताब्दी। आचार्य द्विवेदी के अनुसार, हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार। वर्ण रत्नाकर मूलतः राजकुमारों को स्थानीयता का ज्ञान कराने के लिए लिखा गया था। इसका प्रकाशन सुनीत कुमार चटर्जी व पंडित बबुआ मिश्र के द्वारा बंगाल एशियाटिक सोसाइटी के माध्यम से करवाया गया था। यह मैथिली हिंदी में रचित गद्य पुस्तक है। इसमें मैथिली का विश्वकोश भी कहा जाता है। मैथिली हिंदी में रचित यह गद्य पुस्तक है, इसे जो है मैथिली का विश्वकोश भी कहा जाता है। महत्वपूर्ण प्रश्न है। मैथिली का विश्वकोश किस ग्रंथ को कहा जाता है? तो वर्ण रत्नाकर को कहा जाता है। इस रचना की भाषा शैली को देखने से यह एक शब्दकोश सा प्रतीत होता है। ज्योतिश्वर ठाकुर मैथिल भाषा के कवि थे। वर्ण रत्नाकर में नायिका का वर्णन किया गया है। वर्ण रत्नाकर से संबंधित इतने प्रश्न यहाँ बन सकते हैं। वर्ण रत्नाकर के रचयिता कौन है? ज्योतिश्वर ठाकुर। यह लौकिक गद्य साहित्य है। हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार इसका रचना काल जो है 14वीं शताब्दी है और मैथिली हिंदी में रचित यह गद्य पुस्तक है। इसे मैथिली का विश्वकोश भी कहा जाता है। ठीक है। अब बात करते हैं राउल बेल। राउल बेल किसका है? तो ये रोड़ा कवि का है। रचना काल 10वीं शताब्दी। यह लौकिक गद्य साहित्य है। यह एक शिलांकित कृति है। यह एक शिलांकित कृति है, अर्थात यह रचना सर्वप्रथम शिलाओं पर लिखी गई थी। यह हिंदी साहित्य की प्राचीनतम गद्य पद्य मिश्रित रचना जिसे चंपू काव्य कहा जाता है।
गद्य पद्य मिश्रित रचना को क्या कहा जाता है? तो चंपू काव्य कहा जाता है। हिंदी में नक्शिक वर्णन की श्रृंगार परंपरा राउल बेल से आरंभ होती है। राउल बेल की भाषा लोक भाषा मिश्रित अपभ्रंश राजस्थानी प्राधान्य है। इसकी भाषा में हिंदी की 7 बोलियों के शब्द प्राप्त होते हैं जिसमें राजस्थानी प्रधान है। यहाँ प्रश्न बन सकता है कौन सी रचना ऐसी है जिसकी भाषा में हिंदी की 7 बोलियों के शब्द प्राप्त होते हैं? तो वह है राउल बेल। बम्बई के प्रिंस ऑफ वेल्स से इसका पाठ उपलब्ध करवाकर प्रकाशित करवाया गया था। इसका शिलांकित रूप मुंबई के म्यूजियम में सुरक्षित है। इसकी नायिका राउल है। नायिका के सौंदर्य का नक्शिक से वर्णन पहले पद्य में बाद में गद्य में किया गया पड़ता है। प्रश्न में पूछा जा सकता है किस ग्रंथ में बनारस और आसपास के प्रदेश की संस्कृति का वर्णन किया गया है? तो उक्त व्यक्ति प्रकरण में किया गया है। इस रचना से यह पता चलता है कि उस समय गद्य पद्य दोनों काव्यों में तत्सम शब्दावली का प्रयोग बढ़ने लगा था एवं व्याकरण पर भी ध्यान दिया जाने लगा था। रामचरितमानस एक प्रबंधात्मक महाकाव्य है जिसकी रचना चौपाई, दोहा, सोरठा शैली में हुई है। यह 7 कांडों में विभाजित है। रामचरितमानस में 7 कांड हैं। बालकांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदर कांड, लंका कांड और उत्तरकांड। अरण्य कांड और लंका कांड में बीभत्स रस का प्रयोग किया गया है। तुलसीदास की कवितावली और रामचरितमानस के उत्तरकांड में कलिकाल का विशेष रूप से वर्णन किया गया है। कलिकाल का किस विशेष रूप से वर्णन किया गया है? किसमें? रामचरितमानस के उत्तरकांड में और कवितावली में। रामचरितमानस में शांत रस की प्रधानता है। रामचरितमानस में अनुप्रास अलंकार की अधिकता है। अनुप्रास अलंकार किसे कहते हैं? जहाँ वर्णों की आवृत्ति बार बार हो वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है। रामचरितमानस में चौपाई, दोहा, छंद की प्रधानता के साथ 18 प्रकार के छंदों का प्रयोग किया गया है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार भारतवर्ष का लोकनायक वही हो सकता है जो समन्वय करने का अपार धैर्य लेकर आया हो। तुलसीदास के संदर्भ में आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने यह कथन कहा है। भारतवर्ष का लोकनायक वही हो सकता है जो समन्वय करने का अपार धैर्य लेकर आया हो। तुलसी का काव्य समन्वय की विराट चेष्टा है। हजारी प्रसाद द्विवेदी का ये कथन है। तुलसी का काव्य समन्वय की विराट चेष्टा है। हिंदी काव्य की सब प्रकार की रचना शैली के ऊपर गोस्वामी जी ने अपना ऊंचा आसन प्रतिष्ठित किया है। यह उच्चता और किसी को प्राप्त नहीं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का ये कथन है। विनय पत्रिका 1582 ईस्वी की रचना गीत शैली में हुई। यह ब्रज भाषा में है। विनय पत्रिका की रचना कब हुई? 1582 ईस्वी में। यह गीत शैली में लिखा गया है और इसकी भाषा कौन सी है? तो ब्रज भाषा है। विनय पत्रिका में 21 रागों का प्रयोग हुआ है। इसमें 279 पद हैं। विनय पत्रिका नामक अर्जी की रचना तुलसी ने कलिकाल से मुक्ति पाने हेतु राम के दरबार में प्रस्तुत करने हेतु की। विनय पत्रिका नामक अर्जी की रचना जो है तुलसीदास ने कलिकाल से मुक्ति पाने हेतु राम के दरबार में प्रस्तुत करने हेतु की। राम को जानने के लिए रामचरितमानस तथा तुलसी को जानने के लिए विनय पत्रिका पढ़नी चाहिए। रामचरितमानस में राम का वर्णन किया गया है और विनय पत्रिका में तुलसीदास जी के जीवन से संबंधित है विनय पत्रिका। विनय पत्रिका की रचना तुलसीदास ने मिथिला यात्रा प्रस्थान के समय की थी। गीतावली 1571 ईस्वी की रचना तुलसीदास ने 328 पदों में की है। बेनी माधव दास मूल गोसाई चरित के अनुसार गीतावली तुलसीदास की प्रथम रचना मानी जाती है। बेनी माधव दास के अनुसार जो है गीतावली तुलसीदास की प्रथम रचना मानी जाती है। गीतावली में 7 कांड रामचरितमानस के अनुसार ही हैं। जिस तरह से रामचरितमानस में 7 कांड है उसी तरह से गीतावली में भी 7 कांड हैं। गीतावली का आरंभ राम के जन्मोत्सव से होता है। इस रचना में मंगलाचरण नहीं है। गीतावली का प्रधान रस श्रृंगार रस है जो वात्सल्य युक्त है। गीतावली ब्रज भाषा में है। इसकी शैली कवित्त शवैया शैली है। गीतावली की रचना स्फुट पदों में हुई है। इसमें 21 रागों का प्रयोग हुआ है। गीतावली के अनेक पद सूरसागर के समान है। इसमें सूरदास के बाल पद और गीतावली के बाल पद साम्यता रखते हैं। रामचरितमानस की सबसे बड़ी विशेषता है कवि के द्वारा कथा के मार्मिक स्थलों की पहचान करना।
कवितावली 1612 ईस्वी की रचना तुलसीदास ने कवित शवैया शैली में की है। कवितावली ब्रजभाषा में लिखी गई है, इसमें 325 छंद हैं। कवितावली तुलसीदास की अंतिम रचना मानी जाती है। बहुत से विद्वान हनुमान बाहुक को तुलसीदास की अंतिम रचना मानते हैं, जो बाहु पीड़ा से संबंधित है। सीतावट के तट पर तुलसी ने कवितावली की रचना की थी। और वल्लभाचार्य का जन्म ग्राम चंपारण, जिला रायपुर, बिहार में हुआ था। इन्हें पुष्टि मार्गी कहा जाता है। वल्लभाचार्य का जन्म कहाँ हुआ था? बिहार में हुआ था। और इनका जन्म 1478 ईस्वी, मृत्यु 1530 ईस्वी। वल्लभ संप्रदाय रुद्र संप्रदाय के प्रवर्तक कौन थे? वल्लभाचार्य। वल्लभ संप्रदाय का दूसरा नाम कौन सा है? तो रुद्र संप्रदाय है। वल्लभाचार्य जी के गुरु कौन थे? विष्णु स्वामी थे। वल्लभाचार्य की प्रमुख रचनाएं हैं अणुभाष्य, जो इनका अधूरा ग्रंथ है। पूछा गया है अणुभाष्य जो है किसका ग्रंथ है, और ये अधूरा ग्रंथ है वल्लभाचार्य जी का। सुबोधनी टीका, तत्वदीत निबंध, श्रृंगार रसमंडल, विद्युमंडल, पूर्व मीमांसा भाष्य, श्रीमद् भागवत सूक्ष्म टीका। अणुभाष्य वल्लभाचार्य की रचना है। इसे किसने पूरा किया? तो विट्ठल नाथ ने पूर्ण किया था। वल्लभाचार्य का दार्शनिक मत कौन सा है? तो शुद्धाद्वैतवाद है। इनके मार्ग को पुष्टि मार्ग कहा जाता है। ठीक है, वल्लभाचार्य का दार्शनिक मत कौन सा है? तो शुद्धाद्वैतवाद है। पुष्टि का अर्थ है पोषण, और पोषण का अर्थ है भगवत कृपा या अनुग्रह। इस प्रकार भगवान के अनुग्रह या कृपा को ही पुष्टि कहा जाता है। संत लालदास का जन्म अलवर जिले के धौली धूप नामक गांव में एक मुसलमान परिवार में हुआ था। संत लालदास को अपने अयोग्य शिष्यों के कारण अनेक बार कष्ट सहने पड़े थे। संत लालदास का समाधि स्थल नंगला भरतपुर में माना जाता है। संत लालदास की रचनाएं लालदास की चेतावनी नाम से संकलित की गई हैं। लालदास की चेतावनी। संत लालदास ने अलवर में लाल पंथ का प्रवर्तन किया था। लाल पंथ का प्रवर्तन किसने किया था? तो संत लालदास ने। संत रज्जब, जिनका जन्म हुआ था 1567 और मृत्यु है 1689 ईस्वी, दादू दयाल के प्रमुख शिष्य थे। रज्जब का पूरा नाम रज्जब अली खान था। पूछा गया प्रश्न है रज्जब का पूरा नाम क्या था? तो रज्जब अली खान। धुनि गृभे उत्पन्नो दादू योगेंद्रा महामुनि, ये पंक्ति किसकी है? तो रज्जब की है। महत्वपूर्ण है, पूछा गया है। धुनि गृभे उत्पन्नो दादू योगेंद्रे महामुनि। संत रज्जब ने सबंगी नामक रचना से में अपनी तथा अन्य प्रसिद्ध निर्गुण संत कवियों की वाणी का संकलन किया है। संत रज्जब ने सबंगी नामक रचना में अपनी तथा अन्य प्रसिद्ध निर्गुण संत कवियों की वाणी का संकलन किया था। रज्जब ने दादू दयाल की समस्त रचनाओं का संकलन अंगबधू नाम से किया। रज्जब ने दादू दयाल की समस्त रचनाओं का संकलन अंगबधू नाम से किया। वेद सुबाड़ी कूप जल दुख सुप्रपाति होए, शब्द साखी सरवर सलिल सुख पीवे सब कोई, यह रज्जब की पंक्ति है। महत्वपूर्ण है, ये भी पूछा गया है। रज्जब ने रज्जब बाणी और समंगी दो संकलन रचे थे। रज्जब ने रज्जब बाणी और समंगी दो संकलन रचे थे। रज्जब आजीवन दूल्हे के वेश में रहते। इन्हें आजीवन दूल्हे के वेश में रहने वाले संत कवि के रूप में भी जाना जाता है। आजीवन दूल्हे के वेश में रहने वाले संत कवि कौन थे? तो रज्जब थे। संतो मगन भया मन मेरा, आह निशि सदा एक रस लागा दिया दरी पे डेरा, पंक्ति किसकी है? रज्जब की है। धर्मदास ने कबीर वाणी को बीजक में संकलित किया था। धर्मदास ने कबीर वाणी को किसमें संकलित किया था? बीजक में। कबीर के उत्तराधिकारी कौन थे? धर्मदास। कबीर के उत्तराधिकारी धर्मदास थे। कबीर के प्रमुख शिष्यों में से ये एक थे। कबीरदास के शिष्य बन जाने के बाद धर्मदास ने अपनी अपार धन संपदा को लुटा दिया था। धर्मदास की रचनाएं धनी धर्मदास की बानी नाम से संकलित की गई हैं। झारी लागे महलिया गगन गहराए, मितऊ मड़ैया सुनि करि गेलो, यह पंक्ति किसकी है? धर्मदास की है। बरनो मोय साहिब तुम्हारे चरना, संतन सुख लायक दायक प्रभु दुख हरना, पंक्ति किसकी है? धर्मदास की। गुरु अर्जुन देव, जन्म 1563 ईस्वी, मृत्यु 1606 ईस्वी, गुरु ग्रंथ साहिब के संकलन करता थे। गुरु अर्जुन देव। गुरु अर्जुन देव के 6000 पद गुरु ग्रंथ साहब में संकलित हैं। गुरु अर्जुन देव सिखों के 5वें गुरु थे। सुखमनी, 52 अखरी, 12 मासा इनकी रचनाएं हैं। गुरु गोविंद सिंह ने चंडी चरित्र की रचना की है।
चंडी चरित्र की रचना किसने की है? गुरु गोविंद सिंह। सहजोबाई और दयाबाई संत चारणदास की शिष्याएं मानी जाती हैं। सहजोबाई ने सहज प्रकाश की रचना की है, दयाबाई ने दयाबोध की रचना की है। बिहारी सतसई की 50 टीकाएं रची गई हैं। बिहारी के दत्तक पुत्र कृष्ण कवि द्वारा बिहारी सतसई की सर्वप्रथम टीका लिखी गई। सर्वप्रथम टीका किसके द्वारा लिखी गई? तो बिहारी के दत्तक पुत्र कृष्ण कवि द्वारा। कृष्ण कवि ने बिहारी सतसई के प्रत्येक दोहे पर सवैया छंद बनाया था। बिहारी सतसई की प्रसिद्धि का सबसे बड़ा कारण कल्पना की समाहार शक्ति है। आचार्य शुक्ल के अनुसार बिहारी सतसई की 5 प्रमुख टीकाएं हैं। कवित्वों में कृष्ण कवि की टीका, हरिप्रकाश की टीका, लल्लू लाल की लाल चंद्रिका, सरदार कवि की टीका, सूरत मिश्र की टीका, ये 5 टीकाएं आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार मानी जाती हैं। बिहारी सतसई की भूमिका रचना में डॉक्टर पदम सिंह शर्मा ने बिहारी सतसई को शक्कर की रोटी कहा है। बिहारी सतसई की भूमिका में डॉक्टर पदम सिंह शर्मा ने बिहारी सतसई को शक्कर की रोटी कहा है। डॉक्टर ग्रियर्सन के अनुसार यूरोप में बिहारी सतसई के समकक्ष कोई रचना नहीं है। ये भी पूछा गया प्रश्न है। यूरोप में बिहारी सतसई के अनुसार कोई रचना नहीं है, यह कथन किसका है? तो डॉक्टर ग्रियर्सन का है। जगन्नाथ दास रत्नाकर ने कविवर बिहारी नामक पुस्तक लिखी है। कविवर बिहारी नामक पुस्तक किसने लिखी है? जगन्नाथ दास रत्नाकर ने। बिहारी बिहार नाम से पंडित अंबिका दत्त व्यास ने रोला छंद में बिहारी के दोहों के भावों को पल्लवित किया है। बिहारी बिहार नाम से अंबिका दत्त व्यास ने बिहारी के दोहों के भावों को पल्लवित किया है। कृष्ण बिहारी मिश्र ने देव और बिहारी पुस्तक लिखी है। देव और बिहारी पुस्तक किसकी है? कृष्ण बिहारी मिश्र की। लाला भगवान दीन ने बिहारी और देव नामक पुस्तक लिखी है। कृष्ण बिहारी मिश्र ने देव और बिहारी, लाला भगवान दीन ने बिहारी और देव। हिंदी साहित्य में देव बड़े या बिहारी नाम से एक विवाद चला था। इस विवाद के वास्तविक जन्मदाता मिश्र बंधु माने जाते हैं। देव बड़े या बिहारी नाम से एक विवाद चला था। इस विवाद के वास्तविक जन्मदाता कौन माने जाते हैं? तो मिश्र बंधु। पंडित परमानंद ने श्रृंगार सप्तशती के नाम से बिहारी के दोहों का संस्कृत में अनुवाद किया। बिहारी के दोहों का संस्कृत में अनुवाद किसने किया? तो पंडित परमानंद ने श्रृंगार सप्तशती के नाम से। माना जाता है कि बिहारी ने आचार्य केशव दास से काव्य शिक्षा ग्रहण की थी। आनंदी लाल शर्मा, यहाँ देखिए ये प्रश्न महत्वपूर्ण है। आनंदी लाल शर्मा, जिनका उपनाम है जोशी, ने बिहारी सतसई की फारसी टीका फिरंगी सतसई के नाम से लिखी है। फारसी टीका फिरंगी सतसई के नाम से किसने लिखी है? तो आनंदी लाल शर्मा ने। मुंशी देवी प्रसाद प्रीतम ने उर्दू शेरों में बिहारी के दोहों का अनुवाद किया। बिहारी के दोहों का उर्दू में अनुवाद किसने किया? तो मुंशी देवी प्रसाद प्रीतम ने। सूरदास एवं बिहारी दोनों ने ही नायिका के रूप में राधा का वर्णन किया, परंतु सूरदास को राधा मुख व बिहारी की राधा वाचाल मानी जाती है। सूरदास एवं बिहारी दोनों ने ही नायिका के रूप में राधा का वर्णन किया गया है। सूरदास की राधा मूक है और बिहारी की राधा जो है वाचाल मानी जाती है। बिहारी के जन्म के बारे में प्रसिद्ध है। जन्म ग्वालियर जानिए खंड बुंदेले बाल, तरुण आई सुखद मथुरा बसो ससुराल। ये बिहारी के जन्म के बारे में ये प्रसिद्धि लिखी गई है। रीतिकालीन मनोवृत्ति का सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधित्व बिहारी के काव्य में मिलता है। विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने बिहारी की वाग विभूति और बिहारी नामक पुस्तक लिखी है। विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने बिहारी की वाग विभूति और बिहारी नामक पुस्तक लिखी है। द्वारिका प्रसाद सक्सेना के शब्दों में बिहारी के श्रृंगार रस के दोहों के बीच भक्ति और नीति का आ जाना ऐसा ही है जैसे कि गन्ने के बीच में गांठ का आ जाना। ये द्वारिका प्रसाद सक्सेना का ये कथन है बिहारी के संदर्भ में। बिहारी सतसई में जयपुर नरेश जयसिंह की प्रशंसा के दोहे मिलते हैं। डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार बिहारी सतसई श्रृंगार भक्ति और नीति की त्रिवेणी है। डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार बिहारी सतसई क्या है? श्रृंगार भक्ति और नीति की त्रिवेणी है। बिहारी के काव्य सौंदर्य का समन्वय विवेचन करने वाली पहली आलोचना कृति विश्वनाथ प्रसाद मिश्र कृति बिहारी बाग विभूति 1936 ईस्वी में लिखी गई है। बिहारी के काव्य सौंदर्य का सम्यक विवेचन करने वाली पहली आलोचना कृति कौन सी है? तो बिहारी वाग विभूति किसकी है? विश्वनाथ प्रसाद मिश्र की। बिहारी सतसई का पाठ्यानुसंधान एवं संपादन ब्रजभाषा मर्मज्ञ बाबू जगन्नाथ दास रत्नाकर ने बिहारी रत्नाकर नाम से किया।
बिहारी तुरारूढ़ कल्पना के कवि माने जाते हैं। रीतिकाल के बिहारी मात्र एक ग्रंथ बिहारी सतसई की रचना कर हिंदी साहित्य में अमर हो गए। बिहारी सतसई, जिसमें कितने दोहे हैं तो 719। बिहारी सतसई के अनुकरण पर यहाँ रसनिधि ही होना चाहिए। रसनिधि ने रतन हजारा की रचना की है। बिहारी सतसई के अनुकरण पर रसनिधि ने रतन हजारा की रचना की है। जयतिराज राजेश्वरी, जय जय परमेश, रहीमन विलास राधा कृष्ण दास में रहीम दास के दोहों का कुंडलिया छंद में भाव विस्तार किया गया है। राधा कृष्ण दास ने रहीम दास के दोहों का कुंडलिया छंद में वर्णन किया है। डॉक्टर रामविलास शर्मा ने भारतेंदु 1943 तथा भारतेंदु हरिश्चंद्र 1953 नामक कृति की रचना की है। राधाचरण गोस्वामी के पिता गुणमंजरी दास ने श्री युगल छंद और रहस्य पद नामक भक्ति परक रचना की। अंबिका दत्त व्यास का जन्म काशी में हुआ था। बिहारी बिहार अंबिका दत्त व्यास की ये रचना है। बिहारी बिहार बिहारी सतसई के दोहों का कुंडलिया छंद में भाव विस्तार किया गया। अंबिका दत्त व्यास पीयूष प्रवाह नामक पत्रिका के संपादक थे। अंबिका दत्त व्यास की प्रसिद्ध रचना है पूरी अम्मी की कटोरिया सी, चिरंजीवी रहो विक्टोरिया रानी, समस्या पूर्ति पर कविता वर्धनी सभा द्वारा सुकवि की उपाधि प्राप्त हुई है। इनकी जो प्रसिद्ध पंक्ति है, पूरी अम्मी की कटोरिया सी, चिरंजीवी रहो विक्टोरिया रानी, समस्या पूर्ति पर कविता वर्धनी सभा द्वारा इन्हें सुकवि की उपाधि प्राप्त हुई है। अंबिका दत्त व्यास के द्वारा अपनी रचनाओं में इन्होंने अपने शब्दों के स्थान पर इनने उनने आदि शब्दों का प्रयोग किया है। अंबिका दत्त व्यास ने अतुकांत काव्य रचना की पद्धति अपनाकर एक नया प्रयोग किया। अंबिका दत्त व्यास ने बंगला में दीर्घ ललित छंद का प्रयोग किया है। बंगला में दीर्घ ललित छंद का प्रयोग किया है। अंबिका दत्त व्यास ने कंसवध प्रबंध काव्य अपूर्ण को खड़ी बोली में रचा है। अंबिका दत्त व्यास की एक रचना है कंसवध, जो अपूर्ण है और यह एक प्रबंध काव्य है और इसकी भाषा क्या है तो ये खड़ी बोली में रचा गया है। अंबिका दत्त व्यास की रचनाएं गद्य काव्य मीमांसा गद्य रचना में, शिवराज विजयम संस्कृत उपन्यास, आश्चर्य वृत्तांत 1893 ईस्वी, जटिल वणिक राजभक्ति से संबंधित, भारत धर्म राष्ट्रीयता से संबंधित, ये इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। गद्य काव्य मीमांसा, शिवराज विजयम, आश्चर्य वृत्तांत, जटिल वणिक, भारत धर्म। अंबिका दत्त व्यास ब्रजभाषा के कवि थे। ब्रजभाषा के ये कवि थे। आज का वीडियो हमारा यहीं तक था। आशा करते हैं छोटा सा वीडियो आप सभी को पसंद आया होगा। मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ नए तथ्यों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।